हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संविधान के इतिहास के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है, जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हमारे संविधान के इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी को आज के वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आइए बिना विलंब किए हुए अपने प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आपको सिलेक्शन के और अधिक नज़दीक पहुंचाएंगी। उसके लिए आप बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। अपडेट मिलती रहेगी आपको आगे आने वाली प्रश्नों की सीरीज़ के बारे में। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, पहले इतिहास के बारे में जान लेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, तो आइए सीखते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण किसके जरिए हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के जरिए। आगे देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद फिर भारतीय संविधान की दूसरी बैठक हुई, जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डी पी खेतान की 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इनके स्थान पर डी टी कृष्णामाचारी को रखा गया और एन माधव राव इसके अन्य सदस्य थे। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। आगे देखते हैं। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत भी कर लिया गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया था, किंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। आगे देखते हैं। 1930 ईस्वी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। आगे देखते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां हुई थी। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आइए समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक कौन थे समिति के अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। अब आइए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो 1946 में आई। अगला देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों के विधानसभा ने।
संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को की गई और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आगे देखा कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला देखते हैं भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे देखते हैं संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगर पूछ लेता है भारतीय संविधान अंशतः कब लागू हुआ तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आगे देखते हैं भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन भारत गणतंत्र बन गया था। आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मतलब मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आइए आगे प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी गई है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां। संविधान लागू होते समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। आगे देखते हैं भारत में शामिल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? कितनी राजभाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। और कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। यह भी संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी। आगे देखते हैं भारतीय पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? 11वीं अनुसूची में। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद जो है वो वर्तमान समय में कार्यवाही ना कर रहा हो, संसद सत्र में ना हो, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123 के तहत। आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संघ और लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसी है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करना है या फिर उसे हटाना है, इसका निर्णय किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और यही इसके अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1953 में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पांडुचेरी किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1959 ईस्वी में पांडुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान हमारा एकल नागरिकता प्रदान करता है, मतलब पूरे भारत के लोगों को सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। अगला देखते हैं
वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो मूल अधिकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कितने मूल अधिकार प्राप्त थे? 7। तो अगर प्रश्न पूछता है कि जिस हमारे मूल संविधान में हमें कितने मूल अधिकार दिए गए थे, तो 7 मूल अधिकार, और वर्तमान में कितने हैं? तो 6। और हटा कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को अब अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, जिससे अब हमारे सिर्फ 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? उच्च और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य में होता है, उच्चतम न्यायालय सिर्फ एक होता है, जो इस समय दिल्ली में है। अगला देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? 19(1) के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा हटा गया? 44वां संविधान संशोधन। और कब हुआ 44वां? 1978 में। इसी के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 300 का में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार। अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन अगर पूछता है तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट या याचिका दायर की जाती है? तो हेबियस कार्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार कैसा होता है? हमारा राजनीतिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? अगर पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, तो कौन सा राज्य है? गोवा राज्य। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और कहाँ पड़ता है यह? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है मूल कर्तव्यों का वर्णन? अनुच्छेद 51 का। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान के मूल में मूल कर्तव्यों का वर्णन था या नहीं, तो मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के मूल, जो भारतीय संविधान हमारा लागू किया गया था जब, तो उस समय मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। और अनुच्छेद 51 का के तहत 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा 1976 में, उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? सोवियत संघ या रूस से। आगे देखते हैं, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 11 है। और जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़ करके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उसमें संख्या कितनी थी मूल कर्तव्यों की? 10। और वर्तमान में कितनी है? 11। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है? संसद में। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
आगे देखते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या अपने मत का प्रयोग करते हैं। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते ही हो गई थी? किसकी? कृष्णकांत। कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन होता है? कौन होता है अस्थायी और उच्च सदन? राज्यसभा। अस्थायी का मतलब है इसका कभी विघटन नहीं होता है और यह उच्च सदन है और इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और इनके कार्यकाल, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को। अगला देखते हैं, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व संख्या ज़्यादा है? किसका है? उत्तर प्रदेश का। राज्यसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है और लोकसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है? उत्तर प्रदेश का। राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीटों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन के संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखते हैं, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? किसने की थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना? महात्मा गांधी ने। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था शब्द का? इसका चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास? खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे देखते हैं, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। अगला देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किसने दिया? किसने दिया था हिंदू मुस्लिम एकता का प्रवचन? किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। आगे देखते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभ आरंभ कब हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1947 ईस्वी में। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन भी हुआ था, जिससे पाकिस्तान नया राष्ट्र निर्मित हुआ था।
और पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत का। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हमारे स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के दिन मनाया जाता है। अगला देखते हैं, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला देखते हैं, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। फिर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। आगे देखते हैं, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। आगे प्रश्न देखते हैं, हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? आगे देखते हैं, घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। अगला, पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है। इसे ही पूना पैक्ट समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी में। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी थी और इसी के जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आगे देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। आगे देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? चौधरी शौकत अली और मोहम्मद अली ने। शौकत अली और मोहम्मद अली ने ही खिलाफत आंदोलन चलाया था। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई थी और कब की गई? 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में जो कि लाहौर में आयोजित हुआ था, उसी में पाकिस्तान के निर्माण की मांग की गई थी। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1935 ईस्वी को। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आगे देखते हैं, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब में। इसी घटना के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। आगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता किया गया। आगे, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने से संबंधित है। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लीजिए। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि पूछा था स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अब काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के योगी बाबा ने। आगे देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और BR दास ने। चित्तरंजन दास। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में आया। किस अधिनियम में भारत ने पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की? कब? 1935 के अधिनियम में। और यही साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। इसलिए विरोध हुआ था इसका क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था।
भारतीयों के लिए बनाया गया था और भारतीय सदस्य इसमें कोई न थे। इस कारण से साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगा और इसका काफ़ी विरोध हुआ। फिर आगे देखते हैं, किस अधिनियम में भारत ने पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की? 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं, 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? किसने किया आत्मसमर्पण के लिए राजी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी दी थी। आगे देखते हैं, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? कोलकाता में। आगे देखते हैं, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? किस योजना के तहत हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। और इसी के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और उसके एक दिन बाद भारत अपना स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को मनाता है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और किसने की? नाथूराम गोडसे ने। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय थे। आगे देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने। आगे देखते हैं, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। आगे देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने कहा, जो चीज़ हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है उसे बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसी कारण उन्होंने अंग्रेज़ों के जो नमक कानून बनाए गए थे कि कोई भारतीय नहीं बनाएगा, उसका विरोध करके कानून तोड़ दिया। और कितनी दूरी यात्रा की इसलिए? 385 किलोमीटर। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 1919 ईस्वी में पंजाब में क्या अत्याचार हुआ था? वही जो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को गोलियां जनरल डायर ने चलवा दी थी और उसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। आगे देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में की गई। और किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। आगे देखते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? 1932 में महात्मा गांधी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। आगे देखते हैं, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? चर्चिल। और चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। आगे देखते हैं, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा में हुआ।
आगे 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना ही बटलर कमेटी का उद्देश्य था। करो या मरो का नारा किसने दिया? आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने दिया, जो बहुत प्रसिद्ध नारा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि करो मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अगला देखते हैं, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, उसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार क्या कारण था? इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, अर्थात इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। बनकर तैयार कब हुआ? 1927 ईस्वी में। आगे देखते हैं, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो किस आंदोलन में? बारदोली सत्याग्रह में। और बारदोली सत्याग्रह में ही बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी जी ने। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विद्रोह में प्रारंभ किया गया था, जो कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया। आगे देखते हैं, लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में किया गया। आगे देखते हैं, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष ने। 1906 को कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। आगे 1908 ईस्वी के बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई? 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की जेल हुई। बंगाल से बिहार का पृथक्करण कब हुआ? 1912 ईस्वी में। आगे, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे? अरविंद घोष ने। आगे, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? कब हुआ? 1908 में मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया? कब किया? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन, जो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया। अगला, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो किसने कराया? डॉक्टर एनी बेसेंट ने करवाया। आगे देखते हैं, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने। अगला, सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। इसी के अधिवेशन के पश्चात ही नरम दल और गरम दल में आपस में नहीं बनी और विभाजन हो गया। अगला देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, क्या हो जाएगा? दूत हो जाएगा। दूत किसने कहा? किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। अगला है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया। आगे देखते हैं, कामटागारू क्या था? कामटागारू क्या था? कनाडा के यात्रा पर निकला एक जहाज था। आगे देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? किस राष्ट्रीय आंदोलन का गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का। आगे देखते हैं, अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। आगे, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभ आरंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला,
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था? आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। अगला, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? महाराष्ट्र में किसने चलाया होम रूल आंदोलन? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की? कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि अपना शुरुआत की थी। अगला देखते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना लिया? तो किस वर्ष भारत मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र के लिए संकल्प लिया? 1940 ईस्वी में। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 ईस्वी में। अगला, 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? हैदराबाद को। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1945 में। सीधे सीधे पूछ देते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब दिया? 1945 में। कहाँ दिया? सिंगापुर में दिया। अगला, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1920। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया था और 4 फरवरी को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में था, उत्तर प्रदेश राज्य में, इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और उसी के बाद स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था। CR दास, CR दास, चित्तरंजन दास। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? क्यों वापस लिया? चौरी चौरा हत्याकांड की घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। अगला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया और किसके? लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। कब? 1904 ईस्वी में। आगे देखते हैं, भारत में सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला, हर्मिट ऑफ शिमला किससे कहा जाता है? A.O. ह्यूम। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हर्मिट ऑफ शिमला की संज्ञा किसे दी गई थी या किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक बार में कैच नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अपना रिवीजन कर लीजिएगा, जो आपके लिए परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प करेगा। आगे देखते हैं, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? कहाँ हुई प्रथम बैठक? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1885 में और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? किसकी गिरफ्तारी के बाद? बाल गंगाधर तिलक को। कब गिरफ्तार किया गया था? 1908 में। इन्हें 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कितने लोग थे? कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, किस कांग्रेस नेता को नरम दल के नेता नहीं माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल 3 नेता थे। लाल बाल पाल के नाम से इन्हें जाना जाता है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? मतलब मुस्लिम अध्यक्ष कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बना था पहली बार? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम
किस भारतीय ने लड़ा? किस भारतीय ने लड़ा? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 ईस्वी में। अगला, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन जो कि 1905 से 1917 की अवधि थी, उसमें क्या कहलाती थी? उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण कहलाता था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और यदि प्रश्न पूछ लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। और दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कोई महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी जिसमें पूछे गए और काफ़ी आप लोगों ने गलत भी किए होंगे। आगे देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? लाला हरदयाल। और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक में। जितने भी प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अपने जहन में बैठा लीजिएगा। आगे देखते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म से किस वर्ष हुआ? मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष हुआ? तो 1909 में। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? ये देखिए पूछ लिया गया 1909 मार्ले मिंटो भारत परिषदीय अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गर्भदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? कौन थे? अरविंद घोष। अगला, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? कौन सा? पैट्रियोट। पैट्रियोट समाचार पत्र मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में प्रकाशित करती थी। आगे देखते हैं, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में की गई मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे देखते हैं, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अगला, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका का नाम क्या था? केसरी। और यह अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती थी। अगला, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? 1911 का क्या महत्व है? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया और 1911 को ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जिसे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पीके मिश्रा से। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। अगला, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? किसने? मंगल पांडे ने। फिर 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से। किसने प्रारंभ किया? मंगल पांडे ने प्रारंभ किया था। अगला, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? किसने दिया? मंगल पांडे ने। सबसे पहले विद्रोह भी इन्होंने शुरू किया था और अपना बलिदान भी इन्होंने ही दिया। किसने? मंगल पांडे ने। अगला, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। पूछा जाता है कई बार प्रश्न कि 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था? तात्या टोपे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, उनकी एकता ही इसका महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग।
कहा जाता था कि सुअर की चर्बी के कारतूस प्रयोग किया जाता जिसके कारण धर्म भ्रष्ट होता था हिंदुओं का। इसी कारण से विद्रोह किया गया और यह आगे चलकर एक बड़ा विद्रोह क्रांति के रूप धारण कर लिया। आगे देखते हैं बेगम हजरत महल। क्या होगा ये? महल। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? कहाँ किया? लखनऊ में। आगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। अगला बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेता कुंवर सिंह ने। आगे देखते हैं नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 9 मई 1858 ईस्वी में। अगला 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा? किसने देखा? मिर्जा गालिब ने। मशहूर उर्दू कवि थे जिनकी आज भी शेर व शायरी काफ़ी प्रचलित है। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी थी तथा पूर्व योजना भी कोई ना थी। अचानक से विद्रोह हुआ और इसकी कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं थी। इस कारण से यह विद्रोह असफल हो गया। आगे 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। अगला है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। आगे गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर था। आगे किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? किसने कहा? वीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा दी। विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर का पूरा नाम है। आगे 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान निर्वासित कर दिया गया? तो कहाँ? रंगून में। रंगून में निर्वासित कर दिया गया था किसे? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। आगे देखते हैं किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? किसे? रानी लक्ष्मीबाई को। अगला 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? चिन्ह क्या था? कमल व चपाती। कमल का फूल और चपाती। चपाती आप सभी जानते होंगे, रोटी होती है उसमें घी लगाकर खाया जाता है, उसे चपाती कहते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। अगला 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। और कई बार पूछा गया है कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। अगला है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। अगला सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ में। और किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने आनंद मठ के उपन्यास लिखा था। आगे देखते हैं किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यही केंद्र बिंदु थे। अगला तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। अगला भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 1857 में। इसी कारण से इन्हें वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है कि ये काफ़ी पुराने नेता थे। अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? 1885 से 1905 ईस्वी को उदारवादी चरण कहा जाता है और 1905 से 1907 को उग्रवादी चरण कहा जाता है। यह है उदारवादी चरण। और 1905 से 1917 ये उग्रवादी कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
उग्रवादी उग्रवादी चरण। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, मुंबई में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया 1928 ईस्वी में, और इसी के तहत बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। अगला, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? किस प्रदेश में? छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश के विरुद्ध संचालन किया विद्रोह का। अगला, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल में। नाम से ही पता चल रहा होगा वायकोम, तो वायकोम सत्याग्रह केरल से 1924 से 25 में चलाया गया था। अगला, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी और किस स्थान पर हुई थी? दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। अगला, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? V.R. शिंदे ने। V.R. शिंदे ने मुंबई में 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की थी। अगला, नानू आसन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। अगला, बहुजन समाज की स्थापना किसने की? बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंद राव पाटिल ने। अगला, बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? कब की गई? 1910 में। और कहाँ की गई? सतारा में। और किसने की? मुकुंद राव पाटिल ने। बहुजन समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में सतारा में मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई। अगला, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं, 1895 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अगला, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को 1855 ईस्वी में संथालों ने हराया था। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। अगला, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? 1895। और किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा। अगला, हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में हुआ। अगला, छोटा नागपुर का कास्ट नियम 1908 ईस्वी में किस पर रोका गया? किस पर रोका गया? वेठ बेगारी पर। छोटा नागपुर कास्ट नियम 1908 वेठ बेगारी पर रोक दिया गया। अगला, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? किसने खड़ा किया? खोंड जनजाति थी, उसने अंग्रेजों द्वारा जो मानव बलि पर निषेध कर दिया गया था उसके विरोध में आंदोलन किया गया खोंड जनजाति के द्वारा। अगला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? M.N. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम भारतीय सदस्य थे। प्रथम भारतीय थे जो सदस्य थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के। कौन थे? M.N. राय। अगला, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला आगे देखते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। अगला, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस से जुड़ा हुआ था? तिनकटिया पद्धति। चंपारण में नील की खेती कर रहे थे किसान और अंग्रेजों ने तिनकटिया पद्धति लागू कर दी थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। अगला, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से। अगला, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। अगला, मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? मोपला आंदोलन मालाबार में 1921 ईस्वी में हुआ। अगला, गुलामगिरी का लेखक कौन था? कई बार ये पूछी गई है पुस्तक कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा राव फुले थे। अगला, पागलपंथी विद्रोह किसका था? किसका था? गारो जनजाति का। अगला, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सहयोग दिया था। आगे देखते हैं, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ।
क्या पूना समझौता। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में विद्रोह किया। अगला, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ? 1917 में। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। किसके लिए? तिनकटिया पद्धति, जो नील खेती की जाती थी बिहार में, उसी के विरोध में। अगर देखते हैं, चंपारण की नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया पद्धति जो थी या प्रथा थी उसका विरोध करना, कि 1/3 जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य है। अगला, मोहपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। मोहपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। अगला, भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? NM जोशी। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। आगे देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? 1926 से 1939 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरू रहा। आगे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ। आगे, भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? 1890 में। आगे, किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह में कृषकों ने कहा कि हम सिर्फ महारानी और सिर्फ महारानी के ही रैयत होना चाहते हैं और किसी अन्य के नहीं। अगला देखते हैं, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इन्होंने ही गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। अगला, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? 1919 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना अवध का एका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला, ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगला देखते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह, अर्थात वर्ष में 2 बार लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन होना अनिवार्य है। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण भी है कि धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और यदि पूछ लिया जाए संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो कितने दिनों के अंदर? 6 माह। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया जाता है या मंत्री बनाया जाता है तो उसे कम से कम 6 माह के अंदर उस सदन का, किसी भी सदन का, चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, किसी भी सदन का सदस्य बनना अति आवश्यक है। नहीं तो उसके मंत्री पद और प्रधानमंत्री दोनों ही पद समाप्त हो जाएंगे। अगला देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यदि पूछ लिया जाए कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति। अगला, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होगा? तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा। अगला, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। और वित्त विधेयक, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक जब पारित कर दिया जाता है तो वह राज्यसभा में जाता है और यदि राज्यसभा
उसे पारित नहीं किया करता है तो 14 दिन बाद वह पारित समझा जाता है। अगला देखते हैं, किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो किसे? महान्यायवादी को, इसे कैग कहते हैं, CAG। अगला देखते हैं, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला, लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यदि पूछा जाए कि राज्यसभा का विघटन कौन करता है, तो राज्यसभा का विघटन ही नहीं होता है, बल्कि उसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद कहते हैं क्या होते हैं, समाप्त हो जाता है उसका पद, और प्रति 2 वर्ष बाद नए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। अगला देखते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अगला, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला देखते हैं, राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 1। लेकिन अब जो 104वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत राज्यों में राज्यपाल द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य की नियुक्ति की जाती थी उसे समाप्त कर दिया गया है, और लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति की जाती थी उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करता है। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अगला, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक ही संघ राज्य क्षेत्रों या जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं का प्रशासन चलाया जाता है। अगला, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? 2। अगला, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? जम्मू कश्मीर को। अब और अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया है। अब जम्मू कश्मीर वर्तमान में टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अगला, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? 7 राज्यों में। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगला, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। और राज्य के बाद फिर अगर पूछ लेते हैं देश का, तो महान्यायवादी। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31 है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। अगला, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? M फातिमा बीबी। अगला, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? किसने काम किया? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। अगला, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
कब हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अगला, भारत में न्यायपालिका किसके अधीन है? न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस साल तक अपना पद धारण करते हैं? तो 62 वर्ष तक। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस साल तक अपना पद धारण करते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? कौन है? लीला सेठ हैं। अगला, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था दी गई हैं? कितने प्रकार की दी गई हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन से? 352, 356 और 360 के तहत। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? 352, 356 और 360। ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 6 माह में। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? 3 बार। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला, किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल की सिफारिश करने पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा सकता है। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह की अवधि होती है, प्रथम बार में 6 माह। अगला, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? पंजाब में लगाया गया। अगला, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु वर्धा पहले 21 वर्ष थी और उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 74वां नगर पालिका से। अगला, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो 368 आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली की 8 को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? किसके द्वारा? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। जो 21वां संविधान संशोधन था 1967 में, उसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद फिर सिंधी जोड़ी गई और 92वां द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। और 69वां संविधान संशोधन था 69वां संविधान संशोधन था जिसके 1992 में किया गया। इसके द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी
3 प्रकार की भाषाएं जोड़ी गई थी। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का मूल अधिकार बनाया गया? किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया। अगला देखते हैं, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय। अगला, संघ शासित क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी, तो 14 हो जाएगा। और यदि पूछ लिया जाता कि वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22। दोनों याद रखिएगा। अगला है, सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अगला, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। अगला, उपचुनाव कब कराया जाता है? जब आवश्यक होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई सीट खाली हो जाती है, तो चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा हो या प्रधान हो, तो या फिर कोई भी जिसके लिए चुनाव कराया जाता है, यदि कोई पद खाली हो जाता है किसी कारण से, चाहे वो मृत्यु के कारण खाली हो जाए या किसी अन्य कारण से उसे निर्योग्य घोषित कर दिया जाए, तो उपचुनाव कराए जाते हैं। अगला, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952 में। अगला, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग प्रदान करता है। अगला देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला है, पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, का सुझाव दिया था। फिर अगला है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नागौर, राजस्थान से। अगला, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? 2005 जून को पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपके संपूर्ण संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अभी भी परीक्षाएं जो हो रही हैं उसमें भी पूछे जा रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं भी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें और इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट पाते रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य किया करिए और वीडियो में जो कमियां रह गई हैं उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे क्या अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रदान की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।